जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान का अध्याय 12, जिसका नाम है दोस्तों विद्युत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन, या इसी को कहते हैं दोस्तों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ने वाले, अर्थात इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, इस अध्याय से रिलेटेड एक अन्य वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें दोस्तों हमने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त किया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए। दोस्तों, हमने विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में आपको विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन, जो आपके एग्जाम में 6 अंक का पूछा जाता है। दोस्तों, जो प्रतिरोधों का संयोजन है अर्थात 2 प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, या इसी को कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। दोस्तों, इन दोनों में से आपके एग्जाम में लगभग एक हर साल जरूर पूछ लिया जाता है, वो भी 6 अंकों का। तो दोस्तों, आप इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन, या जिसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, और इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध को दोस्तों हम किस प्रकार दर्शाते हैं? इस प्रकार दर्शाते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम 2 या 3 प्रतिरोध लेंगे और उन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, फिर उनके लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, पहले प्रतिरोध को हम क्या मान लेते हैं? R1। दूसरे प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R2, और तीसरे प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R3। तो इसे दोस्तों किस प्रकार जोड़ना है? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में, अर्थात ये प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा है इसे एक बिंदु से जोड़ देंगे, और जो दूसरा सिरा है उसे दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। तो इसे हम पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, अर्थात प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम में जोड़ दिया है। अब हम इसे बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, अर्थात वोल्टेज के द्वारा जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर बैटरी लगा दिया, इसका विभव अर्थात वोल्टेज मान लेते हैं क्या है दोस्तों? V, और इसे भी इससे जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों परिपथ पूरा हो गया है, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो परिपथ है ये तीनों अलग अलग है, अर्थात तीनों में जो धाराएं प्रवाहित होंगी वे अलग अलग प्रवाहित होंगी। तो पहले हम मान लेते हैं धारा क्या है दोस्तों? I1, दूसरे में I2 है, और तीसरे में I3 है। जबकि दोस्तों इस बिंदु को मान लेते हैं A और इस बिंदु को मान लेते हैं B। तो इसमें दोस्तों बिंदु A और बिंदु B के बीच जो विभव होगा वह सभी प्रतिरोधों के लिए समान होगा, अर्थात सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो क्या होगा दोस्तों? समान होगा। तो इस विभवांतर को हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल V मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम संयोजन अर्थात पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया है। अब दोस्तों लिख लेते हैं पार्श्व क्रम संयोजन अर्थात समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है उसमें 2 सिरे होते हैं, अर्थात 2 टर्मिनल होते हैं। तो यदि हम सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों लिख लेते हैं प्रतिरोधों का वह संयोजन, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से, ठीक है दोस्तों, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को हमने एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, तथा सभी प्रतिरोधों के
दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं, या उसे प्रतिरोधों का पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। तो उसे प्रतिरोधों का पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने परिभाषा लिख लिया है। अब दोस्तों इस क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में जो धाराएं प्रवाहित होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं, किंतु सभी प्रतिरोधों के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वह समान होता है। और दोस्तों श्रेणी क्रम में क्या होता था, वहां पर विभव अलग अलग था और जो धाराएं थी वे सभी प्रतिरोधों में समान प्रवाहित हो रही थी। तो दोस्तों इसे लिख लेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इस क्रम में अर्थात पार्श्व क्रम में, इस क्रम में सभी प्रतिरोधों में धाराएं भिन्न भिन्न प्रवाहित होती हैं। धाराएं भिन्न भिन्न प्रवाहित होती हैं, किंतु दोस्तों सभी प्रतिरोधों के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वह समान होता है, किंतु सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है दोस्तों? समान होता है। तो दोस्तों आशा करते इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसके आगे इसको हल करते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों इसके आगे इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने प्रतिरोधों को क्या माना है, R1, R2, R3 माना है, और जो धाराएं प्रवाहित हो रही है उसे I1, I2, I3 माना है, और जो इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसे हमने क्या माना है दोस्तों? V माना है। तो इसे लिख लेंगे, माना प्रतिरोध क्रमशः क्या क्या है दोस्तों? R1, R2 तथा R3 हैं। R1, R2 तथा R3 हैं, तथा इनमें से प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 हैं, और इनमें से प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः क्या क्या है दोस्तों? I1, I2 तथा I3 हैं, एवं इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है दोस्तों? V है, एवं इनके सिरों अर्थात प्रतिरोधों के सिरों पर, इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने मान लिया। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं प्रतिरोध तो अलग अलग है ही, प्रतिरोध तो अलग अलग रहेगा ही, क्योंकि हम प्रतिरोधों के संयोजन के लिए फार्मूला प्राप्त कर रहे हैं, किंतु इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर जो धाराएं हैं वे भी अलग अलग हैं। क्या क्या है दोस्तों? I1, I2, I3 हैं। तो अगर हम कुल धारा निकालेंगे तो तीनों को क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। तो इसलिए कुल धारा क्या हो जाएगी दोस्तों? कुल धारा, या हम कह सकते हैं कुल विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस
I2 प्लस I3, इस प्रकार ये कुल धारा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लगाना है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों? V बराबर RI होता है। तो लिखेंगे इसलिए ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है दोस्तों? ये होता है V बराबर RI। ठीक है दोस्तों। पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर V अलग अलग नहीं है, यहाँ पर जो प्रतिरोध के अतिरिक्त जो अलग अलग होगा उसका मान हम निकालेंगे। तो यहाँ प्रतिरोध के अतिरिक्त क्या क्या अलग है दोस्तों? I1, I2, I3 अर्थात I अलग अलग है। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा? V बटा R। तो हम कह सकते हैं इसलिए I बराबर हो जाएगा V बटा R। तो सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग निकालेंगे, अर्थात पहले प्रतिरोध के लिए R1, दूसरे के लिए R2 और तीसरे के लिए I3, अर्थात इनका मान हम निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए I1 बराबर, अर्थात पहले प्रतिरोध के लिए, V क्या है दोस्तों? सबके लिए सेम है। I1 के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा, अर्थात V बटा R1। इसे मान लेंगे समीकरण 1। फिर लिखेंगे I2 बराबर दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? V तो सेम रहेगा, V बटा R2, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर हो जाएगा दोस्तों, V सबके लिए सेम है तो V अपान R3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों समीकरण 1, 2 व 3 को हम जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ जुड़ जाएंगे और राइट वाले राइट की तरफ, अर्थात हो जाएगा इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर इधर क्या है दोस्तों? V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। इसे भी लिख देते हैं V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। दोस्तों यहाँ बैटरी में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ इधर जब बड़ा वाला है अर्थात प्लस है तो इधर छोटा वाला रहेगा अर्थात माइनस रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार रहेगा दोस्तों, यहाँ छोटा बना देते हैं, ये क्या हो गया दोस्तों? माइनस। अब ये दोस्तों सही है, एक तरफ बड़ा वाला अर्थात प्लस रहेगा तो दूसरी तरफ छोटा वाला अर्थात माइनस रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया था, इसे आप सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमने जोड़ दिया समीकरण 1 व 2 व 3 को हमने जोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 है। I1, I2 और I3 का मान क्या है दोस्तों? I है, अर्थात कुल धारा क्या है? I। तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे दोस्तों? I बराबर हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों V बटा R1 है प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। तो V तीनों में कॉमन है, V को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा दोस्तों? V के स्थान पे 1 बचेगा क्योंकि V को हमने कॉमन ले लिया है। तो क्या हो जाएगा? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर I है, I का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? V बटा R। तो यहाँ पर V बटा R रख देंगे, फिर V कट जाएगा और जो आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसे मिटा करके इसके आगे हल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों इसके आगे हल कर लेते हैं। I के स्थान पे क्या रख देंगे दोस्तों? I का फार्मूला क्या होता है? V बटा R। तो इसके आगे लिखेंगे इसलिए I के स्थान पे रख देंगे दोस्तों V बटा R। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? V बटा R बराबर, यहाँ पर क्या है? V है तो V हमने लिख दिया इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इसको हमने एज इट इज अर्थात सेम नोट कर लिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं V यहाँ पर भी है, V यहाँ पर भी, एक कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों? 1, अर्थात हो जाएगा 1 बटा R बराबर, यहाँ पर क्या है? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पार्श्व क्रम के लिए प्रतिरोधों के संयोजन के द्वारा तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला प्राप्त कर लिया। अर्थात दोस्तों पार्श्व क्रम में क्या होता है? जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वह अन्य सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार पार्श्व क्रम या समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या आ गया? 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बटा R1 है,
तो दोस्तों इस स्थिति में अर्थात अगर प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। जबकि प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है दोस्तों, इसके लिए वीडियो बनाया जा चुका है पहले ही। ये R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अर्थात यहाँ व्युत्क्रम नहीं होता है। अर्थात श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान अधिक हो जाता है, जबकि पार्श्व क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान कम हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पार्श्व क्रम के लिए प्रतिरोधों के संयोजन का फार्मूला प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में 6 अंक का पूछा जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने अध्याय 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन के लिए फार्मूला प्राप्त किया। दोस्तों इसी प्रकार हम विज्ञान के अन्य सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का प्लेलिस्ट आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक के नाम से मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।